चैप्टर 42 अंधेरे की भयावहता के बीच तेजी से ऊपर की ओर बढ़ना। जैसा कि मैंने अनुमान लगाया, रात के करीब 10 बजे होंगे। इस आखिरी झटके के बाद मेरी पहली इंद्रिय जो काम करने लगी वह थी सुनने की शक्ति। मैं अचानक सुन सकता था और यह सुनने की शक्ति का वास्तविक प्रयोग था। घंटों तक शोरगुल से मैं स्तब्ध रह गया था। उसके बाद मैं गैलरी में सन्नाटा सुन सकता था। अंत में मेरे चाचा के ये शब्द एक अस्पष्ट बड़बड़ाहट की तरह मेरे कानों में पड़े। हम ऊपर जा रहे हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने चिल्लाकर पूछा। हाँ, हम ऊपर जा रहे हैं, ऊपर। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया। मैंने दीवार को छुआ और खून बहता हुआ अपना हाथ पीछे खींच लिया। हम बहुत तेजी से ऊपर चढ़ रहे थे। मशाल, मशाल, प्रोफेसर चिल्लाया। बिना किसी कठिनाई के हंस मशाल जलाने में सफल रहा और लॉ ने अपनी ऊपर की ओर प्रवृत्ति बनाए रखते हुए पर्याप्त प्रकाश डाला जिससे हमें पता चल गया कि हम किस प्रकार के स्थान पर थे। जैसा कि मैंने सोचा था, प्रोफेसर ने कहा, हम एक सुरंग में हैं जिसका व्यास 4-20 फीट से भी कम है। पानी खाड़ी के तल तक पहुंच गया था। अब यह अपने स्तर पर आ गया है और हमें अपने साथ बहा ले जा रहा है। कहाँ जाना है मैं नहीं बता सकता, लेकिन हमें किसी भी चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। हम जिस गति से चढ़ रहे हैं वो मुझे 1 सेकंड में 14 फीट या 1 घंटे में 10 मील की लगती है। इस गति से हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, अगर हमें कोई नहीं रोक सकता, अगर इस कुएं में छेद हो। लेकिन मान लीजिए कि इसे रोक दिया जाए। अगर पानी के इस स्तंभ के दबाव से हवा संघनित हो जाती है तो हम कुचल दिए जाएंगे। एक्सल, प्रोफेसर ने पूरी शांति से उत्तर दिया, हमारी स्थिति लगभग निराशाजनक है, लेकिन उद्धार की कुछ संभावनाएं हैं और मैं उन्हीं पर विचार कर रहा हूँ। यदि हर पल हम नष्ट हो सकते हैं, तो हर पल हम बच भी सकते हैं। तो फिर हमें सबसे छोटे लाभ को भी भुनाने के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन अब हम क्या करें? खाकर अपनी शक्ति बढ़ाओ। ये शब्द सुनकर मैंने अपने चाचा पर थकी हुई नजर डाली। जो बात मैं कबूल करने को तैयार नहीं था, उसे आखिरकार बताना ही पड़ा। खाओ, क्या तुमने कहा? हाँ, तुरंत। प्रोफेसर ने डेनिश में कुछ शब्द जोड़े, लेकिन हंस ने शोकपूर्ण स्वर में अपना सिर हिला दिया। क्या? मेरे चाचा चिल्लाए। क्या हमने अपना खाना खो दिया है? हाँ, हमारे पास बस यही बचा है, तीनों के लिए एक टुकड़ा नमकीन मांस। मेरे चाचा मेरी ओर ऐसे देख रहे थे जैसे उन्हें कुछ समझ में ही न आ रहा हो। मैंने पूछा, क्या आपको लगता है कि हमारे बचने की कोई संभावना है? मेरा प्रश्न अनुत्तरित था। 1 घंटा बीत गया। मुझे भयंकर भूख का एहसास होने लगा। मेरे साथी भी तड़प रहे थे और हम में से किसी ने भी हमारे अच्छे भंडार के इस दयनीय अवशेष को छूने की हिम्मत नहीं की। लेकिन अब हम बहुत तेजी से ऊपर चढ़ रहे थे। कभी कभी हवा हमारी सांस रोक देती थी, जैसा कि बहुत तेजी से ऊपर चढ़ने वाले विमान चालकों को अनुभव होता है। लेकिन जब वे अपनी चढ़ाई के अनुपात में ठंड से पीड़ित होते हैं, तो हम इसके विपरीत प्रभाव महसूस करने लगे थे। गर्मी इस तरह से बढ़ रही थी कि हम सबसे ज्यादा भयभीत हो रहे थे और निश्चित रूप से तापमान इस समय 100 डिग्री फ़ारेनहाइट की ऊंचाई पर था। ऐसे बदलाव का क्या मतलब हो सकता है? इस समय तक तथ्यों ने डेवी और लिडेनब्रोक के सिद्धांतों का समर्थन किया था। अब तक गैर चालक चट्टानों, बिजली और चुंबकत्व की विशेष स्थितियों ने प्रकृति के नियमों को नर्म कर दिया था, जिससे हमें केवल मध्यम गर्म जलवायु मिली थी, क्योंकि केंद्रीय आग का सिद्धांत मेरे अनुमान में एकमात्र ऐसा सिद्धांत था जो सत्य और व्याख्या योग्य था। क्या हम फिर से उस जगह पर लौट रहे थे जहां केंद्रीय गर्मी की घटनाएं अपनी पूरी कठोरता में शासन करती थीं और सबसे दुर्दम्य चट्टानों को पिघले हुए तरल की स्थिति में बदल देती थीं? मुझे इस बात का डर था और मैंने प्रोफेसर से कहा, अगर हम न तो डूबें, न ही टुकड़े टुकड़े हो जाएं, न ही भूख से मरें, तो भी यह संभावना है कि हम जिंदा जल जाएं और राख हो जाएं। ये सुनकर उसने अपने कंधे उचका दिए और अपने विचारों में खो गया। 1 और घंटा बीत गया और तापमान में मामूली वृद्धि के अलावा कुछ भी नया नहीं हुआ था। आओ, उन्होंने कहा, हमें कुछ तय करना होगा। मैंने कहा, किस बात पर निर्णय लेना है? हाँ, हमें
सावधानीपूर्वक अपने आप को राशन देकर अपनी ताकत को बढ़ाना होगा और इस तरह अपने अस्तित्व को कुछ घंटों तक बढ़ाना होगा। लेकिन हम अंततः बहुत कमज़ोर हो जाएंगे और हमारा अंतिम समय अब दूर नहीं है। ठीक है, अगर सुरक्षा का मौका है, अगर सक्रिय परिश्रम का एक पल मौजूद है, तो हमें आवश्यक ताकत कहाँ से मिलेगी अगर हम खुद को भूख से कमज़ोर होने दें? अच्छा चाचा, जब यह मांस का टुकड़ा खा लिया जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा? कुछ नहीं, एक्सल, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन क्या इसे अपने दांतों से खाने के बजाय अपनी आंखों से खाने से तुम्हें कोई फायदा होगा? तुम्हारे तर्क में न तो कोई समझ है और न ही कोई ऊर्जा। तो फिर क्या तुम निराश नहीं हो? मैंने चिढ़कर कहा। नहीं, कदापि नहीं, प्रोफेसर का दृढ़ उत्तर था। क्या तुम्हें लगता है कि सुरक्षा की कोई संभावना बची है? हाँ, मैं मानता हूँ, जब तक दिल धड़कता है, जब तक शरीर और आत्मा एक साथ रहते हैं, मैं ये स्वीकार नहीं कर सकता कि इच्छाशक्ति से संपन्न किसी भी प्राणी को जीवन से निराश होने की आवश्यकता है। ये दृढ़ निश्चयी शब्द, जो आदमी ऐसी परिस्थितियों में ऐसा बोल सकता था, वह कोई साधारण किस्म का आदमी नहीं था। आखिरकार आप क्या करना चाहते हैं? मैंने पूछा। जो भी बचा है उसे खा लो और अपनी क्षीण होती ताकत को फिर से हासिल करो। ये भोजन शायद हमारा आखिरी भोजन होगा, तो रहने दो। लेकिन किसी भी हालत में हम एक बार फिर से इंसान बन जाएंगे, थके हुए, खाली थैले नहीं। ठीक है, तो फिर हम इसे खा लें, मैंने चिल्लाकर कहा। मेरे चाचा ने मांस का टुकड़ा और कुछ बिस्किट ले लिए जो आम विनाश से बच गए थे। उन्होंने उन्हें 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया और हर एक को एक एक दिया। इस तरह हर एक के लिए लगभग 1 पाउंड पोषण बन गया। प्रोफेसर ने लालच से, एक तरह के ज्वरग्रस्त क्रोध के साथ अपना खाया। मैंने बिना किसी खुशी के, लगभग घृणा के साथ खाया। हंस ने चुपचाप, संयम से, बिना किसी शोर के अपने छोटे छोटे कौर चबाए और भविष्य की किसी भी चिंता से ऊपर एक आदमी की शांति के साथ उनका आनंद लिया। मेहनत से खोज करने पर उसे हॉलैंड्स की एक बोतल मिली थी। उसने बारी बारी से हम सभी को दी और इस उदार पे ने हमें थोड़ा खुश कर दिया। फोट्रैफ्लिग, हंस ने अपनी बारी में पीते हुए कहा। बहुत बढ़िया, मेरे चाचा ने उत्तर दिया। आशा की एक झलक लौट आई थी, हालांकि बिना किसी कारण के। लेकिन हमारा आखिरी भोजन समाप्त हो चुका था और अब सुबह के 5 बज चुके थे। मनुष्य की संरचना ऐसी है कि स्वास्थ्य एक पूरी तरह से नकारात्मक स्थिति है। एक बार भूख मिट जाने के बाद मनुष्य के लिए भूखमरी की भयावहता की कल्पना करना मुश्किल है, उन्हें महसूस किए बिना समझा नहीं जा सकता। इसलिए हमारे लंबे उपवास के बाद मांस और बिस्कुट के इन कुछ कौरों ने हमें हमारी पिछली पीड़ाओं पर विजय दिलाई। लेकिन जैसे ही भोजन समाप्त हुआ, हम सभी गहरी सोच में डूब गए। हंस क्या सोच रहा था? सुदूर पश्चिम का वह आदमी, जो पूर्व के भाग्यवादी सिद्धांतों से शासित लग रहा था। जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरे विचार यादों से बने थे और वे मुझे उस दुनिया की सतह पर ले गए जहाँ से मुझे कभी विदा नहीं लेना चाहिए था। कोनिग्सट्रासे में घर, मेरी बेचारी प्यारी ग्रुबेन, वह दयालु आत्मा माथा, मेरी आंखों के सामने दृश्यों की तरह घूम गई और समय समय पर मेरे कानों तक पहुंचने वाली निराशाजनक कराहों में मुझे लगा कि मैं पृथ्वी पर महान शहरों के यातायात की गर्जना को पहचान सकता हूँ। मेरे चाचा की नज़र अभी भी अपने काम पर थी। हाथ में मशाल लेकर उन्होंने परतों के अवलोकन से हमारी स्थिति का कुछ अंदाजा लगाने की कोशिश की। ये गणना सबसे अच्छी तरह से एक अस्पष्ट अनुमान हो सकती है, लेकिन एक विद्वान व्यक्ति हमेशा एक दार्शनिक होता है जब वह शांत रहने में सफल होता है, और निश्चित रूप से प्रोफेसर लिडेनब्रोक में ये गुण आश्चर्यजनक रूप से मौजूद था। मैं उसे भूवैज्ञानिक शब्द बुदाबुदाते हुए सुन सकता था, मैं उन्हें समझ सकता था, और खुद के बावजूद मुझे इस अंतिम भूवैज्ञानिक अध्ययन में दिलचस्पी महसूस हुई। विस्फोटक ग्रेनाइट, वह कह रहा था, हम अभी भी आदिम काल में हैं, लेकिन हम ऊपर ऊपर और भी ऊपर जा रहे हैं। कौन बता सकता है? कौन बता सकता है? अपने हाथ से वह लंबावत दीवार की जांच कर रहा था और कुछ ही मिनटों में उसने आगे कहा, ये गनीस है, यहाँ अभ्रक शिष्ट है। अभी हम संक्रमण काल में आएंगे और फिर
प्रोफेसर का क्या मतलब था? क्या वह पृथ्वी की उस परत की मोटाई मापने की कोशिश कर रहा था जो हमारे और ऊपर की दुनिया के बीच में है? क्या उसके पास ये गणना करने का कोई साधन था? नहीं, उसके पास एनेरॉइड नहीं था और कोई भी अनुमान उसकी जगह नहीं ले सकता था। फिर भी तापमान बढ़ता रहा और मैं खुद को तपते हुए वातावरण में डूबा हुआ महसूस कर रहा था। मैं इसकी तुलना भट्टी की गर्मी से कर सकता था जब पिघली हुई धातु सांचे में बह रही होती है। धीरे धीरे हमें अपने कोट और वास्कट उतारने पड़े, सबसे हल्का आवरण भी असुविधाजनक और दर्दनाक हो गया। क्या हम आग की भट्टी में जा रहे हैं? एक क्षण जब गर्मी दोगुनी हो रही थी, मैंने चिल्लाकर कहा। नहीं, मेरे चाचा ने उत्तर दिया, यह असंभव है, बिल्कुल असंभव। फिर भी, मैंने दीवार को छूते हुए उत्तर दिया, ये कुआं बहुत गर्म है। उसी क्षण, पानी को छूते ही मुझे जल्दी से अपना हाथ वापस खींचना पड़ा। मैंने चिल्लाकर कहा, पानी बहुत गर्म है। इस बार प्रोफेसर का एकमात्र उत्तर गुस्से वाला इशारा था। फिर एक अजेय भय ने मुझे जकड़ लिया, जिससे मैं अब और मुक्त नहीं हो सकता था। मुझे लगा कि एक ऐसी विपत्ति आ रही है जिसके सामने सबसे साहसी आत्मा को भी डरना चाहिए। एक धुंधली, अस्पष्ट धारणा ने मेरे दिमाग को जकड़ लिया, लेकिन जो तेजी से निश्चितता में बदल रही थी। मैंने इसे दूर भगाने की कोशिश की, लेकिन यह वापस आ जाती। मैं इसे स्पष्ट शब्दों में व्यक्त करने की हिम्मत नहीं कर सका। फिर भी कुछ अनैच्छिक टिप्पणियों ने मेरे दृष्टिकोण की पुष्टि की। मशाल की टिमटिमाती रोशनी से मैं ग्रेनाइट की परतों में विकृतियों को पहचान सकता था। एक ऐसी घटना सामने आ रही थी जिसमें बिजली मुख्य भूमिका निभाएगी, फिर यह असहनीय गर्मी, यह उबलता पानी। मैंने कंपास से सलाह ली। कंपास ने अपने गुण खो दिए थे। उसने ठीक से काम करना बंद कर दिया था।